नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बात होगी राज्यवार खबरों की, खेलों की दुनिया की बड़ी हलचलें भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बोडो बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार। तामुलपुर में बीएसएफ के केंद्रीय स्टोर और कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री। असम के मनकाछर में भारत बांग्लादेश सीमा का भी किया दौरा। एलआईसी के आईपीओ को मिली निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया। करीब 3 गुना हुआ सब्सक्राइब। 47 करोड़ 70 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयरों के लिए मिली बोलियां। आईपीओ को लेकर पॉलिसी धारकों और संस्थागत निवेशकों में खासा उत्साह। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों का कोटा पूरा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला ने न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। करीब 30 महीने बाद जजों की पूर्ण क्षमता के साथ काम करेगी शीर्ष अदालत। भीषण चक्रवाती तूफान में बदला चक्रवात असानी। ओडिशा के सभी बंदरगाहों पर चेतावनी जारी। खाली कराए गए तटीय इलाके। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। और श्रीलंका में सियासी घमासान तेज। आर्थिक मोर्चे पर नाकामी के बाद महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। देश भर में लगा कर्फ्यू। राजधानी कोलंबो में सेना तैनात। और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री जे स्मिथ के साथ मुलाकात करके कई अहम विषयों पर बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जमैका की यात्रा की तैयारियों, राष्ट्रमंडल महासचिव के लिए स्मिथ की उम्मीदवारी समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति 15 मई से जमैका और सेंट विसेंट के एक सप्ताह के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं का आह्वान किया कि अब पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है। ऐसे में उन्हें निस्वार्थ भाव और अनुशासन के साथ काम करना होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 13 से 15 मई को उदयपुर में होने वाला नव संकल्प चिंतन शिविर रस्म अदायगी भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें पार्टी का पुनर्गठन प्रतिबिंबित होना चाहिए। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापा मारा है। इसके अलावा कई हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। एनआईए ने बोरीवली, सांता क्रूज, बांद्रा, नागपाड़ा, गोरेगांव, परेल के 20 ठिकानों पर छापे मारे। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले की जांच गृह मंत्रालय ने फरवरी 2022 में एनआईए को सौंपी थी। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब में अमृतसर जिले में सीमावर्ती भारोवाल गांव के पास पाकिस्तान के एक ड्रोन विमान को मार गिराया है। साथ ही 10 किलो 670 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है। इलाके की तलाशी लेने के बाद एक प्लास्टिक की थैली में 9 छोटे पैकेट बरामद किए गए। अतिक्रमण रोधी अभियान को अंजाम देने के लिए एसडीएमसी के अधिकारियों के भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ शाहीन बाग इलाके में पहुंचे, जिसके बाद महिलाओं समेत स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन के बाद एसडीएमसी के अधिकारी कोई कार्रवाई किए बिना ही बुलडोजर के साथ लौट गए। देश में कोविड-19 के 3,207 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 20,403 रह गई है। पिछले 24 घंटे में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 232 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.74% है। कोरोना को रोकने के लिए चीन में शंघाई समेत औद्योगिक शहरों में लॉकडाउन है, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। वैश्विक मांग कमजोर पड़ने के कारण अप्रैल में चीन की निर्यात वृद्धि धीमी पड़ी है। अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में बढ़ोतरी का भी चीन से निर्यात की मांग पर असर पड़ रहा है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में तेज हवाएं चलने से जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे दमकल कर्मियों की परेशानी और बढ़ गई है। हालांकि इससे सटे ग्रामीण इलाके की अधिकतर आबादी अब सुरक्षित है। आग के कारण 300 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। आग पर पूरी तरह जुलाई अंत तक ही काबू पाया जा सकेगा।
जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के गुट G7 के समान ही उनका देश भी यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ उठाए गए कदम के अनुरूप धीरे धीरे रूस से तेल के आयात को बंद कर देगा। G7 देशों के नेताओं ने ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में रूस से तेल के आयात को चरणबद्ध तरीके से रोकने का संकल्प लिया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरों पर विस्तार से नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों बोडो समझौते के 90% प्रावधानों को पूरा कर रहे हैं। बीटीआर में असम के बोडो समुदाय के बाहुल्य वाले जिले आते हैं। अमित शाह ने कहा कि 7 साल पहले बीजेपी ने असम की सीमाओं से उग्रवाद समाप्त करने का वादा किया था। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अधिकतर उग्रवादी संगठनों से शांति समझौता किया है। उन्होंने कहा कि अब तक 9000 उग्रवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। साथ ही अमित शाह ने यहां खाद्य और ग्रामोद्योग विभाग के केंद्र का उद्घाटन और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल के लिए एक केंद्रीय कार्यशाला और भंडार गृहों का शिलान्यास करने के बाद कहा कि दोनों आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण हैं और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। खादी और ग्राम उद्योग आयोग उसके उत्पादों को एक साथ हम 107 पैरामिलिट्री की कैंटीनों में उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी ग्राम उद्योग आयोग न केवल ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मतलब है देश के हर बेरोजगार को रोजगारी देने के लिए का एक प्रयास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मनकाचर सेक्टर में असम बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की समीक्षा भी की। बीएसएफ अधिकारियों के साथ आए गृह मंत्री ने इस मौके के लिए बनाए गए एक निगरानी टावर से सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। उन्हें इलाके में एकत्रित स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में भारत और बांग्लादेश दोनों के सीमा पर तैनात कर्मियों ने फ्लैग मार्च भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के अमी गांव में जनगणना भवन का उद्घाटन और एसएसबी के नवनिर्मित भवनों का ई लोकार्पण किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ई जनगणना 100% गणना सुनिश्चित करेगी, अगले 25 साल के लिए देश की विकास योजनाओं को आधार प्रदान करेगी। कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी, जिसके आधार पर देश के आगामी 25 साल के विकास का खाका खींचा जाएगा। हेलीकॉप्टर से कामाख्या हिल टॉप पहुंचे अमित शाह ने मनकाचर के लिए रवाना होने से पहले कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तामुलपुर में भूमि पूजन किया। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के आईपीओ को निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें इस पेशकश को करीब 3 गुना यानी 2.94 गुना सब्सक्राइब किया गया। एलआईसी को 47 करोड़ 70 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां मिली, जबकि आईपीओ में पेश किए गए कुल 16.2 करोड़ इक्विटी शेयरों की तुलना में पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित राशि पर करीब 6 गुना, जो कि 6.09 गुना रहा है। इतने कर्मचारियों ने अधिकृत कोटा से 4.38 गुना बोली लगाई और खुदरा निवेशकों ने 1.98 गुना बोलियां लगाई, जबकि योग्य संस्थागत खरीदारों ने 2.83 गुना और गैर संस्थागत निवेशकों ने 2.91 गुना आरक्षित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 3 जन सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने बीमा और पेंशन सुविधा को आम आदमी की पहुंच में लाने का काम किया है। वित्त मंत्री ने इन तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर कहा कि बीते 7 साल में इन योजनाओं के तहत नामांकित और लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या इनकी सफलता का प्रमाण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को इन तीनों योजनाओं की शुरुआत की थी। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के दमन जिले में औद्योगिक उत्पादन बिक्री सह एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो का शुभारंभ केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार बड़े स्तर पर एक्सपो का आयोजन हुआ है। ये एक्सपो 16 मई तक जारी रहेगा और इसके साथ न्यू इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई। उद्योग एक्सपो में कई स्टॉल लगाए गए हैं। उद्योग म्यूजियम भी बनाया गया है जहां प्रदेश में बनने वाली वस्तुओं और उद्योगों की उन्नति की विकास गाथा बताई गई है। 16 मई तक अलग अलग सेमिनार होंगे जिसमें उद्योग से संबंधित भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। सामान का, वस्तुओं का, साथ ही साथ सेवा क्षेत्र में, सर्विसेज में 254 बिलियन डॉलर, यानी दोनों मिलाएं तो लगभग 50 लाख करोड़ का निर्यात भारत के इतिहास में पहली बार इन सारी चुनौतियों के बावजूद हो। इसका ये एक संकेत देता है कि आगे चल के पूरे विश्व के देश भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूले और जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला को पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले जस्टिस धूलिया गुवाहाटी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, जबकि जस्टिस पारदीवाला गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों के सभी 34 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी के इस साल 4 जनवरी को सेवानिवृत्त होने से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 32 हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है जो पूरी हो गई। आज की खबर को आप टेलीविजन के अलावा सनसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन सनसद टीवी के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर भी देखा जा सकता है। साथ ही सनसद टीवी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया जा सकता है। वहां भी हमारे अकाउंट्स उपलब्ध हैं। आप सनसद टीवी के आईडी को फॉलो कीजिए और इन आईडीज पर अपने सुझाव, राय और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। इसका हम इंतजार करते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. सुप्रभात, आपके साथ दिन की शुरुआत चाय की चुस्की और हर छोटी बड़ी खबर का स्वाद। करियर, टेक, फाइनेंस की होगी क्लास, कलाकार बोलने आएंगे मुस्कुराहटों की मिठास। देखिए नए कलेवर में रंगा इंडिया। हेलो इंडिया, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ सनसद टीवी पर। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यवार खबरों की। मध्य प्रदेश के उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 की डिजिटल रूप से शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का दायित्व केंद्र और राज्य सरकारों का है और मौजूदा समय की मांग है कि स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाया जाए जिससे सभी को मिल सके। उन्होंने कहा कि 25 साल बाद हमारा स्वास्थ्य ढांचा कैसा हो, इसी आधार पर स्वास्थ्य क्षेत्र का रोड मैप बनेगा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार 30 साल की उम्र में समय रहते बीमारी का पता लगाने के लिए प्रावधान कर रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति का कैंसर तीसरे या चौथे स्टेज की जगह शुरू में ही पता चल जाए और उसका समय पर इलाज शुरू हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने कोविड से अधिक प्रभावित जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाने को अनिवार्य करने का निर्देश दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने चंपावत की जनता से जिताने की अपील की और कहा कि सरकार पर्यटन, बागवानी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर खालिस्तान का झंडा लगाने की घटना की निंदा की और घटना की जांच करके सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि केवल शीतकालीन सत्र होता है, ऐसे में उस दौरान यहां और सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। कोलकाता पुलिस ने बीजेवाईएम के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की मौत की जांच के लिए 4 सदस्यीय पुलिस दल का गठन किया है। जासूसी विभाग और स्थानीय पुलिस थाने के अधिकारियों अभी चौरसिया के फोन की जांच करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के सीनियर आईएएस और खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का समन भेजा है। छापेमारी के दौरान उनके घर से करीब 17.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। ज्ञानवापी मस्जिद केस में फिर सर्वे की प्रतिक्रिया शुरू करवाई जाएगी। कल अदालत इस सर्वे के लिए नई तारीख देने वाली है। अभी तक सिर्फ एक ही दिन सर्वे हो पाया। सर्वे के दूसरे दिन शनिवार को सर्वे की टीम के मस्जिद के अंदर जाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एहतियातन वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद वहां श्रद्धालुओं का तांता लगा है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें बीच में ही रोका जा रहा है। पिछले 2 साल कोरोना के कारण यात्रा न होने के चलते इस बार भारी भीड़ देखी जा रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान असानी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अगले 2 दिनों में इसके धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात असानी के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसके मंगलवार तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से पश्चिम मध्य और इससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान इसके धीरे धीरे कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में तेज बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात के कारण कई जिलों का दौरा टाल दिया। It is moving in a northwesterly direction and it is expected to move in the same direction, that is northwesterly direction, till 10th afternoon, 10th evening. And in the afternoon to evening of 10th May, it is expected to recurve in a north-northeasterly direction. And almost all the models are pointing to a recurvature around 10th of May, afternoon to evening. And then it will move parallel to the coastline of India, that is particularly Odisha coast. और अब अहम खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। पहले बात श्रीलंका की, जहां आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रभावशाली राजपक्षे परिवार के वरिष्ठ सदस्य महिंदा को देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के मद्देनजर सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने इस्तीफे की घोषणा की है। इस बीच श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
सरकार समर्थक समूहों की तरफ से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया है। हमले में कम से कम 23 लोग घायल हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में सहायता के लिए सैन्य दल को विरोध स्थल पर तैनात किया गया है। इस बीच श्रीलंका में सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प में राजपक्षे बंधुओं की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी की मौत हुई है। इससे पहले राष्ट्रपति राजपक्षे ने शुक्रवार मध्य रात्रि से आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ये दूसरी बार है जब श्रीलंका में लगभग 1 महीने की अवधि में आपातकाल घोषित किया गया। श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ये संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पैदा हुआ है, जिसका अर्थ है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। 9 अप्रैल से पूरे श्रीलंका में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, थोड़ा श्रीलंका के हालात जो ताज़ा हैं उन्हें समझाइए, क्योंकि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के सामने कहीं ना कहीं एक बार फिर सत्ता को झुकना पड़ा है। अभी जो हालात हैं वो आगे क्या इशारा कर रहे हैं श्रीलंका के लिए? देखिए प्रीति, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदर्शनकारी अभी तक गोटाबाया राजपक्षे जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका इस्तीफा मांग रहे थे, और इस बीच में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया है। तो स्थिति यह है कि सरकार एक कदम झुकी है प्रोटेस्टर्स के सामने, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पूरी तरह अपोजिशन के साथ है। दरअसल जो हमें पता चला है कि ये प्रोटेस्टर्स बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपोजिशन से, और उनका अपना लीडरशिप है। और आज जो ये साजिद प्रेमदासा हैं जो अपोजिशन के एमपी हैं, उन्होंने कोशिश की थी प्रोटेस्टर्स के पास जाने की, उन्हें भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और इस बीच में अमर कीर्ति एक एमपी है रूलिंग पार्टी के, उनकी मौत हो गई। अब कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली या हत्या हुई, लेकिन झड़प में एक ऐसी स्थिति बनी जब वो जाके एक बिल्डिंग में छुपे और वहाँ मृत पाए गए। तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही अराजक जैसी स्थिति बनी है। और ऐसी स्थिति में सरकार के सामने जो एक स्थिति है कि वे अपोजिशन पार्टी से रिक्वेस्ट करें, हालांकि वो पहले से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब जो अंतरिम सरकार बने उस अंतरिम सरकार में अपोजिशन पार्टी आए। अब उसके बाद वहाँ चुनाव की स्थिति बनती है कि नहीं बनती है, यह आगे की देखने वाली बात होगी। लेकिन अगला आने वाला 3-4 दिन निश्चित तौर पे जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उनको यह समझाने में लगेगा कि अपोजिशन पार्टीज को लाके या तो उनके किसी नेता के नेतृत्व में या अपनी किसी पार्टी के नेता के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाए, और उसके बाद चुनाव की भी स्थिति बनाई जाए। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है। और लेकिन प्रोटेस्टर्स की जिस तरह से स्थिति है, आज लगातार झड़प होती रही, और यहाँ तक कि कोलंबो में जो मुख्य इलाका है उस मुख्य इलाके में तो सेना भी भेजना पड़ा। तो स्थिति यह है, सुबह से ही स्थिति दोनों तरफ प्रोटेस्टर्स और उनके खिलाफ जो महिंदा राजपक्षे के जो समर्थक हैं वो लोग हिंसा पर उतारू हो गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बहुत ही संकट की स्थिति और बढ़ने वाली है श्रीलंका में। इस बीच भारत सरकार जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, भारत सरकार ने कहा है कि जो आम जनता की जितनी जरूरतें हैं और जितनी हमारी स्थिति बनेगी वो हम पूरा करते रहेंगे। लेकिन इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल से भारत अपने आप को अलग किए हुए है, क्योंकि ये उनका अंदरूनी मामला है और अपने तरीके से वे निपटेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन। तमाम जानकारी श्रीलंका का जो ताज़ा हालात है उससे जुड़ी हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उस पर क्या अपडेट है, फिलहाल उसकी बात कर लेते हैं। यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर कब्जे की कोशिशों में रूसी सेना ने हमले और तेज कर दिए हैं। रूसी हमलों में तेजी ऐसे समय आई है जब मॉस्को में विजय दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। मारियोपोल में समुद्र तट पर स्थित आजोवत्सल इस्पात संयंत्र शहर का एकमात्र हिस्सा है जो रूसी नियंत्रण में नहीं है। यूक्रेन अगर यहाँ अपना कब्जा गंवाता है तो इसका मतलब होगा कि उसने एक अहम बंदरगाह खो दिया, जिससे रूस क्रीमियाई प्रायद्वीप तक जमीनी गलियारा स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इस बीच यूक्रेन में एक स्कूल पर बमबारी में 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। और इस बीच रूस के विजय दिवस के मौके पर सैन्य परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आक्रमण को सही ठहराया है। राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसका रूस ने जवाब दिया है। उन्होंने सुरक्षा गारंटी और नाटो के विस्तार को वापस लेने की रूस की मांग पर ध्यान ना दिए जाने पर एक बार फिर पश्चिमी देशों की निंदा की और कहा कि ऐसे में मॉस्को के पास हमले के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ओडिशा में चिल्का झील के पास मंगला जोड़ी इलाके की तस्वीरों के साथ, जो इन दिनों बर्ड पैराडाइज बना हुआ है। ओडिशा टूरिज्म विभाग की ओर से इसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। आप भी देखिए इसकी झलकियां। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।